हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स, जिसके अंदर हमें 3 साइंटिस्ट के अलग अलग मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 3 में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया वो थे थॉमसन। उनका पूरा नाम था जे थॉमसन। थॉमसन सर ने एटम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि उन्होंने एटम को एक वाटरमेलन के साथ कंपेयर करके समझाया। उनका कहना था कि जिस तरीके से एक पूरा वाटरमेलन होता है और उसमें सारा रेड पार्ट एडिबल होता है जिसको हम खाते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम उन्होंने कहा एटम भी एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें कि जो पूरा रेड पार्ट एडिबल है, एटम में वो पूरा रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, जबकि जो वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, एटम में वो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस जो एटम है वो पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है और जो उसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब जे थॉमसन सर ने कहा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मींस इनकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होती है, जिससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। मींस एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता। वैसे तो थॉमसन सर ने अपने एटम से ये डिफाइन कर दिया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी जब और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहे थे। इसीलिए इसके बाद एंट्री ली रदरफोर्ड सर ने। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। क्योंकि रदरफोर्ड सर भी एक साइंटिस्ट थे, तो वो बड़े क्यूरियस थे जानने के लिए कि एक एटम में आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से सेटल होते हैं। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई एक थिन गोल्ड फॉइल पर। बच्चों, उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए चूज करी क्योंकि वो चाहते थे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत थिन लेयर जितनी पॉसिबल हो, और वो गोल्ड की ही हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास हीलियम के एक एटम के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के बाद जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। जो रदरफोर्ड सर सोच रहे थे कि एक्सपेरिमेंट के बाद शायद ऐसे रिजल्ट आएंगे, वो उससे बिल्कुल अपोजिट निकले। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा पास आउट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए, जबकि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो गोल्ड फॉइल पर टकराकर बिल्कुल वापस सीधा 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया। तो इस रिजल्ट का कंक्लूजन ये निकला कि जो पूरा एटम है, इसके बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, वो पूरा टाइम पूरी तरफ एटम के कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम से बहुत 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 छोटा है। लेकिन
अब दिक्कत ये हुई कि रदरफोर्ड सर ने तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं एटम के चारों तरफ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है इतनी मूव करने के लिए। भाई हमें पता है मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो इंसान हो या मैटर के पार्टिकल्स, एनर्जी तो चाहिए ही होती है मूव करने के लिए। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के पास एक स्पेशल काइंड की एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड सर ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं बताया ऐसा कि उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है। अगर इनके पास एनर्जी नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिवॉल्व करते करते जितनी भी इनके पास एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी और ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे, जिसका मतलब जो मैटर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम डेली लाइफ में देखते हैं जो मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनके मॉडल ऑफ एटम में भी फॉल्ट निकल चुकी थी। अब आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर। इनका पूरा नाम है नील्स बोहर। अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें ना तो कोई फॉल्ट निकली और ना ही कोई ऐसा ड्रॉबैक था कि अगले साइंटिस्ट को एक और मॉडल ऑफ एटम देना पड़े। तो इनका मॉडल ऑफ एटम कुछ इस प्रकार से था कि इन्होंने कहा सबसे पहले तो एटम के बीचों बीच मीन सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और रिवॉल्व करते टाइम वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी और वो कभी भी न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो मैटर है वो स्टेबल बना रहता है। इजी स्टडीज के लिए इन शेल्स के नाम इंग्लिश अल्फाबेट्स पर रख सकते हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियस के सबसे ऊपर वाली शेल है वो के शेल जिसका एनर्जी लेवल 1 होगा, उसके बाद एल शेल जिसका एनर्जी लेवल 2 होगा, इसी तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो ये था हमारा फाइनल मॉडल ऑफ एटम। मींस एक्चुअल में एटम ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इन एनर्जी लेवल्स के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें फिटेड होते हैं इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।